नमस्कार, अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष ने तेजी दिखाई है और जिसके बाद एक बार फिर से इस मामले में सियासी तकरार तेज हो गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष फिर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तेजी दिखाना शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बैठक में एडवोकेट जनरल को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाने को कहा है। सरकार चाहती है कि जल्द ही सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए तो सरकार 27% आरक्षण लागू करे। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर विधि विभाग, सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग और कई अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। मुख्यमंत्री का एडवोकेट जनरल से मामले पर जल्द निराकरण का निर्देश है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले से ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर कोशिशें की जा रही हैं। कई याचिकाएं कोर्ट में लगा दी गई हैं। जल्द मामले पर फैसले का इंतजार है और सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो। लेकिन सरकार किस फैसले पर? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यानी कांग्रेस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है। उनकी नीयत पर जीतू पटवारी ने सवाल खड़े किए हैं। किसकी? मुख्यमंत्री की नीयत पर। सरकार पहले खुद के हित सोचती है, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि 27% आरक्षण मामले में सरकार का रवैया ढुलमुल है। उन्होंने लिखा कि मेरी सरकार में कानून बनाकर यानी कमलनाथ सरकार में कानून बनाकर 27% आरक्षण दे दिया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अब सियासी तकरार और आरोप प्रत्यारोप के बीच देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर क्या फैसला आता है। इसी पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारी सरकार बनने के पहले से ही लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालयीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। आज हमने इस संबंध में समग्र एक बड़ी बैठक की और हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे, ताकि जो हमारे जिस वर्ग की कैटेगरी है उनको उनका अपने अधिकार के साथ उनके साथ न्याय हो सके। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े। हम करती है 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार अपने विधायकों को गिनती रही, हाई कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, मामला लंबित हो गया। हमारी सरकार जब पुनः आई, हमने फिर उनको उसका हक दिया। अभी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसी लंबित परीक्षा के परीक्षार्थी जो चयनित हुए थे उनको नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। ये 13% और 14% का जो भावना है, ये भी कोर्ट ने व्यक्त नहीं की, सरकार ने निर्णय लिया। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। अब मोहन यादव जी अगर ये बात कहते हैं कि हम सारी जितनी भी अलग अलग तरह की याचिकाएं लगी उसको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लगाने की पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और अपना पक्ष ओबीसी के पक्ष में दृढ़ता से रखेंगे, ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। पर आपकी नीयत ठीक नहीं दिखती है। नीयत इसलिए ठीक नहीं दिखती है कि ये 5 साल से अगर लंबित है तो उसका भी कोई दोषी है तो आपकी सरकार है, आपकी जीरा है, आपके काम करने का तरीका है। शिवराज जी भी उसमें दोषी है और मोहन यादव जी अब भी 1 साल से आप भी दोषी हो। कमलनाथ जी की सरकार का संकल्प पूर्ण हुआ है। उन्होंने जो अध्यादेश निकाला था उस अध्यादेश को ही आगे बढ़ाने की चर्चा मध्य प्रदेश की सरकार को करना चाहिए और जो न्याय देना चाहती है कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग के लोगों को, उसकी पूर्ति करनी चाहिए सरकार। ओबीसी हितैषी कहाँ से है? पहली बार जो है मध्य प्रदेश में जब ओबीसी आरक्षण जारी हुआ महाजन आयोग की रिपोर्ट के बाद, कांग्रेस ने, अर्जुन सिंह जी की सरकार ने किया। दूसरी बार जब 27% आरक्षण दिया कमलनाथ जी की सरकार ने दिया, तो इनकी सरकार तो 20 साल से थी, तब ये क्या कर रहे थे? मूंगफली भी नहीं दी इन्होंने तो लोगों को।
तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। तो भैया सवाल यही कि ओबीसी हितैषी कौन है और इसको लेकर सभी दावे क्योंकि करते हैं। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की राह एक बार फिर अब मुश्किल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी और इससे जुड़े 22 मामलों को खुद सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इससे पहले हाई कोर्ट में लंबित 75 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर भी किया गया था, जिसमें से 22 पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप किया है। मतलब साफ है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से इस पर हरी झंडी नहीं मिलती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह देता है कि अब 27% आरक्षण लागू किया जाए, तब तक 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था, लेकिन इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां करीब 75 याचिकाएं लंबित थीं। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और राज्य सरकार ने याचिकाओं को शीर्ष कोर्ट में ट्रांसफर करवा दिया, यानी हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि विन 22 मामलों में आगे कोई सुनवाई ना करें। इससे पहले 13 अन्य याचिकाओं पर भी हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई जा चुकी है। कुल मिलाकर एक तरफ सियासी पहलू है तो दूसरी तरफ कानूनी दांवपेच भी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं अजय धवले। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ सिंह राजावत। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में है ओबीसी नेता लोकेंद्र गुर्जर। लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अजय धवले जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से मोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही और जल्द से जल्द इस मामले में समाधान की आशा व्यक्त की है, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सवाल है कि आपकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, नियत आपकी साफ नहीं है। और जीतू पटवारी ने जो कहा, कमलनाथ का जो ट्वीट सामने आया, कहा कि जुमलेबाजी आप कर रहे हैं। 5 साल से जो आरक्षण लंबित है, क्योंकि कमलनाथ सरकार में तो उसको लागू कर दिया गया था, लेकिन जो अड़चनें बाद में आई उसके लिए दोषी बीजेपी की सरकार है। क्या कुछ सर धवले जी आप कहेंगे? ऋषभ जी, पहली बात तो कांग्रेस के नेतृत्व को मध्य प्रदेश की जनता के साथ में सच बोलने की आवश्यकता है। मार्च 2019 में 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण करने का तत्कालीन सरकार ने लिया था, कमलनाथ जी की सरकार थी। उसके जल्द ही उसके तत्काल बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस विषय पे स्टे दे दिया था और जो जस्टिफिकेशन था ऑनरेबल हाई कोर्ट का वो था जो 15% का सीलिंग लिमिट है इंदिरा सोनी के जजमेंट के बाद में। तो आप हम सभी जानते हैं कि भारत में इंदिरा सोनी का जजमेंट एक ऐसा जजमेंट है जिसने रिजर्वेशन के लिए कैप फिक्स कर दिया था 50% का। तो तत्कालीन कमलनाथ की सरकार ने सिर्फ इन के प्रकार राजनीति के लिए ये बताने का प्रयास करती कि हमारी सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन एक न्याय सम्मत व्यवस्था से उस आरक्षण को, जिस आरक्षण को माननीय न्यायालय में भी टिकाना, ये किसी भी सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है। इन्हीं की सरकार के समय ऑनरेबल हाईकोर्ट का स्टे आ गया, फिर उसके बाद प्रकरण प्रलंबित होते गए, फिर 8730 का फॉर्मूला भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिया। वर्तमान में जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो 8713 का फॉर्मूला पे जो स्टे था उसको हटा के 27% आरक्षण के लिए व्यवस्था कर दी थी, लेकिन क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70 से अधिक पिटीशन और जो ट्रांसफर पिटीशन है वो सारे पेंडिंग है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि जब तक के प्रकरण की पूरी सुनवाई नहीं होती, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो आदेश है वो एक्टिवेट नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने तत्परता के साथ में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था और सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए कि मध्य प्रदेश की व्यवस्थानुरूप यहाँ 27% आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ ओबीसी की पॉपुलेशन सीजेबल है। तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम एक अर्जेंट हियरिंग का एप्लीकेशन मूव करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मध्य प्रदेश की यह व्यवस्था कंटिन्यू की जाए। तो जिसमें सभी जो हमारे विधि विभाग के अधिकारी हैं, विधि विभाग के अधिकारी हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी हैं, इन सभी की ठीक है धवले जी, मैं आपकी बात को समझ गया हूं जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि चलिए ठीक है, आपकी मंशा है, हम उसका स्वागत करते हैं और कांग्रेस ने भी स्वागत उसका किया है। अब आपने कहा कि कमलनाथ सरकार में तो सियासत चमकाने के लिए पूरा फैसला लागू कर दिया गया था, ताकि व्यवस्था इसकी पहले थी नहीं ऐसी, लोकतांत्रिक रूप से तो इसको मना ही थी, लेकिन अभी क्या कुछ विकल्प हैं और ये व्यवस्था लागू होगी, इसका आश्वस्त क्यों जो ओबीसी के लोग हैं वो आपसे हों? इसको लेकर क्या कानूनी दांवपेच हैं जिनको आप शामिल करेंगे और ये व्यवस्था लागू हो जाएगी? क्योंकि 50% आरक्षण तक की बात कही गई है, उसके बाद आरक्षण मिलता है तो उसको लेकर कई दिक्कतें हैं फिर। जी ऋषभ जी, मध्य प्रदेश की अकेले बात नहीं करेंगे। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे अनेक राज्यों के प्रकरण पेंडिंग है जहां रिजर्वेशन की जो कैप लिमिट है उसको बढ़ाने की बात की। महाराष्ट्र की बात करें तो मराठा आरक्षण का मुद्दा सर्वविदित है, जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी ओबीसी के आरक्षण की जो हमने मांग की है
उस अनुरूप इस व्यवस्था को किस प्रकार से हम कोर्ट में एक लीगल बैकिंग प्रोवाइड कर सके। देखिए, किसी भी सरकार का काम है, यदि वो उसने व्यवस्था बनाई है तो एक प्रॉपर लीगल बैकिंग होने की आवश्यकता है। अदरवाइज ऑनरेबल हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय जो इंदिरा सोनी का जजमेंट है उसके अनुसार, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का जजमेंट है, उसके अनुसार तो स्टे ही हो जाएगा। तो हमारा प्राथमिक दायित्व है कि एक विधि सम्मत व्यवस्था बनाई जाए, लीगल बैकिंग प्रोवाइड की जाए और उसके बाद में इस आरक्षण को टिकाया जाए। चलिए ठीक है, लोकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आता हूँ। धवले जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने इंदिरा साहनी जजमेंट पढ़ा है क्या? आपने इंदिरा साहनी जजमेंट पढ़ा है क्या? लोकेश जी सवाल कंप्लीट कीजिए, मैं पहुंचता हूं उनके पास। मैं धवले जी आपसे कह रहा हूं, इंदिरा साहनी जजमेंट में कभी ये नहीं लिखा है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सिर्फ सरकार ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में जब मामले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना एक आइडिया शेयर किया था कि सरकारों को ये कोशिश करना चाहिए कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। उसमें कोई कैप नहीं लगाई कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा पैरा क्रमांक 94 और 95 में लिखा हुआ है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अलग से स्पेशल या किसी भी वहां की स्थिति को देखकर देना चाहती है तो वो दे सकती है। आप तमिलनाडु में देखिए, मात्र ओबीसी को ही 50% रिजर्वेशन है, और आप बात करिए तमिलनाडु में टोटल मिला के चलोगे तो 67% है। कईयों स्टेटों में ऐसा है। इंदिरा साहनी जजमेंट में कहीं भी रोका नहीं लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। मुझे उत्तर देने देंगे। जी जी बोलिए हमारे तबले जी। लोकेंद्र जी, मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपर भी हूँ। तो मैं आपको की जजमेंट के जो 4 मुद्दे हैं उस जजमेंट में क्या कहा गया था, मैं आपकी सुविधा के लिए पढ़ रहा हूँ। जो की एस्पेक्ट ऑफ जजमेंट है, रिजर्वेशन कैन ओनली बी मेड एट एंट्री लेवल ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ अवेलेबल सीट्स और पोजीशन। ये जजमेंट का फाइंडिंग है। द क्रीमिलियर प्रिंसिपल अप्लाइज टू ओबीसी टू इंश्योर दैट रिजर्वेशन बेनिफिट जेन्युइनली डिसएडवांटेज। The judgment struck down to 10% reservation of economically weaker section. तो ये एक ऐसा जजमेंट है, इसमें एक तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया था, दूसरा 50% का सीलिंग लगाया। मुझे लगता है अभी आपके चैनल पे ऋषभ जी अगर आप व्यवस्था कर दे तो मैं जजमेंट की कॉपी भी शेयर कर दूं, तो हमारे लोकेंद्र जी को कॉपी भी मिल जाएगी। नहीं, मेरे पास कॉपी है, मैंने पढ़ा हुआ है। पैराग्राफ 94, 95 को भी पढ़िए। और आप 10% की आप बात कर रहे हैं, 10% इंदिरा साहनी जजमेंट में हो गया तो 10% कैसे लागू हो गया? हर स्टेट की अपनी अपनी मंशा है। आप कहते हो ना कि 2019 में सबसे पहले जो मतलब कि उसने हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था। हाई कोर्ट ने स्टे सिर्फ एक वैकेंसी पे लगाया था, पीएससी की जो थी उस पे। उसमें भी लगाने वाले जो आपके तत्कालीन महाधिवक्ता है ना, उनकी कलाकारी से लगा हुआ था। उन्होंने उसमें जवाब प्रस्तुत नहीं किया था, जो उस समय पीएससी के एडवोकेट हुआ करते थे। ठीक है धवले आपको याद है कि नहीं याद है? अगर लोकेंद्र जी दे रहे हैं और तमाम बातें जो है दूसरे राज्यों से तुलना कर लें, उन्होंने तमिलनाडु का एग्जांपल दिया और बिहार में भी हमने कुछ स्थिति बदली देखी है, तो वहां पर क्या परिस्थिति है? मतलब जो सवाल जनता का है वो सवाल उठता है। मैं चाहूंगा उसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, सरलता से बताइए कि क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो यहाँ पर विशेष रूप से देखने को मिली। देखिए, दिक्कत का विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट प्रोवाइड किया है। उस रीजनेबल क्लासिफिकेशन के टेस्ट में यदि राज्य सरकारें अपने आप को फिट करा लेगी और इंदिरा साहनी जजमेंट से एक मार्ग निकल जाएगा तो ये व्यवस्था बन सकती है। लेकिन मूल रूप से प्रश्न है कि क्या किसी सरकार की मंशा है? तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार की ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोग इस लीगल, मैंने लोकेंद्र जी आपने समझा नहीं, मैंने कहा था कि प्रॉपर लीगल बैकिंग की आवश्यकता है। हाँ, 100% मैं इस बात से आपकी बात से सहमत हूं एकदम। सरकारों ने व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सभी राज्य सरकार, सभी हाई कोर्ट को मान्य होता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट होता है। तो यही मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने किया था। जब कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण 14 से क्या बढ़ाकर 27% किया, तो इंदिरा साहनी का जजमेंट, क्योंकि उसकी वजह से एक लीगल बैकिंग नहीं होती है तो उसकी वजह से स्टे मिलता है। ये व्यवहारिक पोजीशन है। तो मुझे लगता है ये व्यवहारिक पोजीशन हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ में कहा है कि हम अर्जेंट। ठीक है अजय धवले जी, हम ये मान के चले कि जो प्रक्रिया है अब उसका इंतजार रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कंडीशंस अगर अप्लाई होती हैं तो सिर्फ प्रक्रिया है उसकी, इसलिए अड़चनें पैदा हो रही हैं। बाकी जो आरक्षण बढ़ जाएगा आगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। धवले जी निश्चित रूप से ऋषभ जी, सरकार इसी इंटेंशन के साथ में जा रही है, क्योंकि
मध्य प्रदेश में एक सीजेबल पॉपुलेशन है ओबीसी की, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में एसटी को 20% मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट को 16% मिल रहा है, और जिस कंपैरेटिवली ओबीसी का पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है जिसके लिए सरकार एक बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में प्रयास कर रही है। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ सिंह राजावत साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने चर्चा को सुना और जिस तरीके से अब नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी। जी चलिए ठीक है, आपको तकनीकी खामी हो सकती है। अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है, बस बाकी डपले जी की नहीं आ रही थी। ठीक है, अब आपको वो आवाज भी पहुंच जाएगी। लेकिन जो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं, अब बीजेपी का कहना है कि आपने सियासत चमकाने के लिए कमलनाथ सरकार में से लागू कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में जाकर अड़चनें पैदा हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन अब जो नियम अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे आगे बढ़ा रही है और जल्दी उसको आरक्षण लागू किया जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने इसको लागू किया था। और लागू कब किया था? हमारा उच्चतम न्यायालय उसका सम्मान रखते हुए उसका हमने बखूबी प्रारूप तैयार करके, और 15 माह बाद हमारी जब सरकार अल्पमत की आ गई, उसके तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी का जो दायित्व था उन्होंने उसका निर्वहन किया। और आपने देखा कहीं ना कहीं उन्हीं की अनुवांशिक संगठन जाके और न्यायालय की शरण में गए इसके लिए, और उसको कहीं ना कहीं बाधित किया गया। तो ये साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। कैसे बाधित, थोड़ा क्लैरिफाई करते जाइए सिद्धार्थ जी, कैसे बाधित किया क्या? अभी मैं मोहन यादव जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय का हम सम्मान करेंगे। अरे भाई, उच्चतम न्यायालय का सम्मान आप क्यों नहीं करेंगे? जब अगर कोई आदेश हुआ है उसका सम्मान आप क्यों नहीं करेंगे? आपको तो करना चाहिए। और चलिए, मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ, जातिगत जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? उसमें तो माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल जी ने भी बोला है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसमें हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी जाति से कौन है जो गरीबी रेखा के नीचे, कौन अमीरी में रेखा में, कौन कितना उसको हक मिल रहा है। तो ये बात जब कांग्रेस पार्टी करती है तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कौन सी वो मंशा पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कौन सी बातें हैं बीजेपी की ओर से जो इसको रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? आरक्षण लागू नहीं होने देना चाहती है बीजेपी, ऐसे कौन से वो तर्क आपके पास है? जी, मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बोलिए। सिद्धार्थ जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि जो मंशा पर सवाल खड़े आपने किए हैं, वो जनता को आप बताइए थोड़े विस्तार से, थोड़े स्पष्ट तरीके से कि कौन से वो तर्क हैं जो बीजेपी नहीं चाहती कि आरक्षण लागू हो, अगर आपने सवाल उठाए। देखिए, ये स्पष्ट है, हमने सारे तर्क पूरे के पूरे आज माननीय हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने इसको स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हमारे जो ओबीसी वर्ग है उनकी हितैषी बनना चाहती है, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से बैकफुट पे जाके, बैकडोर से जाके और कहीं ना कहीं उसको बाधित कर रही है। तो ये सीधा सीधा जनता के बीच में भी मैसेज है। और जिस समय पे 27% आरक्षण माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने लागू किया था, जनता ने इसको सराहा था। हमारे कई ओबीसी वर्ग के संगठनों ने आके उनसे इस बात के लिए धन्यवाद बोला था। तो भारतीय जनता पार्टी इसको लागू करने में इतनी देरी क्यों की? और उसमें न्यायालय कौन गया, इसका भी पूरा पटाक्षेप होना चाहिए। चलिए ठीक है, समय कम है, मैं लोकेन जी के पास आऊं, उससे पहले क्विक रिएक्शन दबले जी, वो कह रहे हैं कि बैकडोर से आप बाधित कर देते हैं। मंशा की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन बाधित काम करने का भी आप काम कर रहे हैं। जी ऋषभ जी, 1950 के दशक में काका कालेलकर कमीशन का गठन कांग्रेस की सरकार ने किया था। जी ऋषभ जी, 1950 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने काका कालेलकर कमीशन का गठन किया था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी के देश की व्यवस्था के अनुरूप उन्हें उनके लिए व्यवस्थाएं का अनुशंसा की थी। कांग्रेस की सरकार ने 50 वर्षों तक के उस रिपोर्ट को दबा के रखा। तत्कालीन उसके बाद में हमने देखा 90 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकारों ने दबा के रखा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आती है, उसके बाद ओबीसी आयोग को संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है वो प्रोवाइड किया गया। तो ये मंशा पे किसके सवाल खड़े कर रहे हैं? जिन्होंने हमेशा जातियों की राजनीति की, जिन्होंने हमेशा जातियों को लड़ाने का काम किया, जिन्होंने हमेशा ऐसी व्यवस्था को फला फुलाया जो कभी भी देश में संविधान सम्मत नहीं रही है। तो आज यही लोग जो आरक्षण का राज अलाप रहे हैं, ये लोग कभी ना कभी ये देखें कि इनका काला इतिहास ये देश में हमेशा से जातियों को लड़ाने वाला रहा है। तो आज आवश्यकता है कि सरकार के जो बोनाफाइड इंटेंशन के प्रयास है उनको समर्थन करने। ठीक है, लोकेंद्र गुर्जर जी, आपने पूरी बात को सुना और
आपको क्या लगता है कौन ओबीसी का हितैषी है और क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं, कैसे लागू, क्या सुझाव आप देंगे और कितना परेशानी का सामना अभी तक करना पड़ा? बिल्कुल, मैं आपको शुरुआत से आपको इस प्रकरण को समझाने का प्रयास करता हूं कि जिस तरीके से 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले जो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, उसके बाद ये ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। उसके बाद जैसे कुछ लोगों ने उसमें हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई और सिर्फ एक भर्ती को लेकर पिटीशन लगाई। पिटीशन लगने के बाद मैं उसके लिए कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी ने दिया, तो मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 27% ओबीसी को देने का जो साहस किया वो बहुत बड़ा साहस है आपका। लेकिन उसको फिर दोबारा से स्टे कराने में भी उनका बहुत बड़ा साथ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं उनसे कहता रहा, जब एक भर्ती पर वैकेंसी पर स्टे था, स्टे मिलने के बाद मैं कमलनाथ जी से बार बार मिला। मैंने बोला कमलनाथ जी मात्र एक भर्ती पर स्टे है, पूरे 27% पे स्टे नहीं है। पता नहीं उनके जो चारों ओर रहने वाले लोग थे, उनके वो लोग क्या थे उन्हें खुद नहीं पता, उन्होंने उसको बिल्कुल भी नहीं सुना। उसके बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, उस समय जो ओबीसी के मिनिस्टर्स थे उनने हमने एक बैठक बुलाई, उनके साथ उन्होंने हमको बुलाया, हमने बात भी करी। और वहां के उस समय के जो आजकल सुप्रीम उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में जज भी बन गए हैं, फुरसेन कौरब जी, वो एडवोकेट जनरल हुआ करते थे, उनके साथ में हमारी चर्चा हुई। उन्होंने एक अभिमत लिख के दिया सरकार को कि मात्र तब तक एक भर्ती में और स्टे मिल जाता है कि 2 भर्तियों को छोड़कर सब में 27% दिया जा सकता है, तो 2 भर्ती में छोड़कर सब में 27% मिलना शुरू हो गया था। लेकिन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया। मैं भी बता रहा हूं, उसके मिलने के बाद जो पिटीशन थी, थोड़ा कम शब्दों में बिल्कुल, जो पिटीशन थी वो अब हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके आधार पर स्टे था। अब सरकार जिस तरीके से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं, मैं अपने जो मोहन यादव जी कह रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप सोच रखते हैं ओबीसी को 27% देने की, लेकिन उसमें जल्दी कीजिए। ऐसा ना हो कि जो दोनों बातें, जैसे मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप इसका मुद्दे को अपना आवाज बनाते रहिए, आप भी हमारा साथ दीजिए, लेकिन ओबीसी अब सचेत हो गया है, वो देख रहा है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। जो हमारे साथ सच से दिल के साथ खड़ा रहेगा, ये ओबीसी वर्ग पूरा मध्य प्रदेश को उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। हम दोनों पक्षों से निवेदन करते हैं कि आप दोनों मिलकर ओबीसी को 27% कैसे रिजर्वेशन मिले, इस देश की, इस प्रदेश की आधी आबादी को कैसे हक अधिकार मिले, उस पे आप चिंता जाहिर करिए। और मुझे लगता है कि आपने बहुत सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात को रखा और वो बात भी, आपका सुझाव भी, आपकी बातें भी सरकार तक पहुंचेंगी। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया धवले जी आपका, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकेश जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब 27% ओबीसी आरक्षण मिल सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर चुकी है और जल्द ही इस पर फैसला आने के बाद कोशिश है कि जल्द ही 27% आरक्षण लागू किया जाए। लेकिन सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस के अपने सवाल हैं, बीजेपी के अपने तर्क है, देखना महत्वपूर्ण होगा कैसे स्थिति बनती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश अग्निपथ में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।